तो आगे आ जाओ। ये गिरता है। अच्छा चलो, कल कहाँ पर थे हम लोग? देखा घर पर बैठ कुछ या नहीं? पुराने वालों से क्वेश्चन नहीं है, पुराने वाले तो देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देख ही लेते होंगे। और सूरज, और सूरज तुम ठीक हो? आगे मेरा सेंटेंस ये था। कल देखा था जाके कुछ? नहीं देखा? देखा नहीं? पहले नाम बताओ अपना। सिमरन और प्रीत। सिमरन, राधिका, राठी। मेरे को नाम बहुत देर में याद होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे नाम याद नहीं होगा, है ना? तो माइंड मत करना कि मैम मेरा नाम याद नहीं करता हूँ। कुछ शरारती बच्चे हैं जिनका नाम याद हो जाता है, जैसे चरण आज नहीं आया है, तेज। कुछ शरारती ऐसे हैं क्लास में शोर मचाते हैं, कुछ शरारती ऐसे होते हैं तो शांत स्वभाव के होते हैं पर शरारत करते हैं। बताओ, शांत स्वभाव के भी शरारती होते हैं। बताओ कल क्या पढ़ रहे थे? प्रवणता, ताप प्रवणता पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़े थे ना? टेम्परेचर का गहराई के साथ कैसा संबंध है? टेम्परेचर का गहराई के साथ संबंध क्या है? हाँ मैम बताओ, किसने कहा था मैम? अगर हम रिलेशन की बात करें, मिलेगा तो नहीं? तो हमारा टेम्परेचर है और तो हमारी हाइट है, उसके बीच में क्या रिलेशन इक्वल है? वेरिएबल तो पढ़े होंगे ना आप लोगों ने? वेरिएबल क्या होते हैं? चर अचर। साइंस वालों ने पढ़े होंगे, मैथ वालों ने बहुत पढ़े होंगे। जरा चर और अचर मुझे बताओ, चर क्या होता है? अचर जो किसी से परिवर्तित ना हो वो अचर होता है, और जो परिवर्तित हो जाए वो चर होता है। यही होता है ना? तो रिलेशन होगा, तो यही रिलेशन मैं पूछ रही हूँ, टेम्परेचर का हाइट के साथ कोई रिलेशन बनेगा? टेम्परेचर हाइट के साथ कम होगा, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा या हाइट कम होने पर टेम्परेचर? जितना आप ऊपर जाओगे यानी कि हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर क्या होता जा रहा होगा? डाउन, है ना? ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हो गई हमारी हाइट। सेम ये हम कहाँ कर रहे हैं? जब हम धरातल से ऊपर जा रहे हैं। अब हम धरातल से नीचे जाएंगे यानी कि समुद्र की गहराई में, तब क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र की गहराई में जाएंगे तब क्या फर्क पड़ेगा? ये तो आप लोगों ने धरातल के ऊपर बताया ना। जैसे जैसे मैम हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। अब समुद्र के अंदर जाने पर क्या होगा? समुद्र के अंदर जाने पर गहराई बढ़ती जाएगी ना, है ना? यानी कि हाइट जो होगी वो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगी। अब यहाँ टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? डाउन, डाउन होता जाएगा ना। तो आपने इनका रिलेशन पता चल कर गया ना, कैसा है? व्योमानुपाती बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो क्या हो गया आपस में इनवर्स। इसके बढ़ने पर ये चीज घटेगी, इसके बढ़ने पर ये चीज घटेगी। आगे बात समझ में? तो कल की बात कर रहे थे, जहाँ जहाँ जैसे आप समुद्र की गहराइयों में जाओगे टेम्परेचर और लाइट, कौन सी लाइट? किसकी लाइट? अभी किसी ने मून की लाइट बोला था, वो शरारती बच्चा कौन है जिसने मून की लाइट बोला? आलोक ने नहीं बोला। आलोक तो बेचारा आया और शांति से अपना बैग उठाया और आगे वाली सीट पर आके बैठ गया। आलोक ने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला। अब मैं बताऊं किसने बोला? तेज ने बोला था। कल कुछ ऐसे करके डायग्राम बनाया गया था, याद है? बनाया गया था जिसमें समुद्र की 3 लेयर बताई थी। कौन कौन सी थी? 3 स्टेज थी ना।
पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। पहली स्टेज वो थी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग पहुँचता है। अब जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा क्या वहाँ जीवन होगा? जीवन होगा या नहीं होगा? होगा। तो ऐसे वहाँ पर ऐसे जीव रहेंगे ना जिनको प्रकाश की जरूरत होगी, और इससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तभी तो जीव मिलेंगे आपको यहाँ पर, मिलेंगे कि नहीं? समुद्र की थोड़ी गहराई में चले जाओगे तो ऐसे जीव मिलेंगे जिनको प्रकाश तो चाहिए होता है पर इतनी मात्रा में नहीं चाहिए होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रकाश, जैसे कई लोग होते हैं ना एक कमरे में बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, एकदम उसको फिर बाहर प्रकाश में छोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? तो सेम इनके साथ ये कंडीशन है। अपने ये जीव जो होते हैं चाहे यहाँ रह रहे हो चाहे यहाँ रह रहे हो चाहे यहाँ रह रहे हो, ये क्या है अपने अपने जो उनका वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं ना, अनुकूलन कर लेते हैं, उस हिसाब से जीवन जीने लगते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी आप यहाँ पर रह रहे हो, अगर आपको किसी ठंडे प्रदेश यानी कि बर्फों पे भेज दिया जाए तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? एकदम से नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे, यानी कि जैसे आप किसी यहाँ से थोड़े से अलग टेम्परेचर पे लेके गए, थोड़े दिन वहाँ आपको टिकाया तो आपकी बॉडी उसके साथ क्या हो गई? एकोमोडेट हो गई ना। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वहाँ पर रुके। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि कई लोग जो हमारे पर्वतारोही होते हैं जब एवरेस्ट वगैरह पर जाते हैं तो बीच में बेस कैंप बने होते हैं। एक तो बेस कैंप क्या हो गया कि आपको जर्नी में रात में रुकना है, ठीक है। दूसरी बात, 1 या 2 दिन आप वहाँ पर रुकोगे तो क्या करोगे? आप उस वेदर के साथ क्या कर लोगे? एडजस्ट हो जाओगे। जब आप आगे एवरेस्ट पर जाओगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ है, जितने भी जीव हैं ये क्या हो रहे हैं? वही उनकी उत्पत्ति हो रही है उनकी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को समावेशित कर लेते हैं। अब यहाँ जो पहली लेयर बताई थी, यहाँ पर मैंने कहा था ये 0 से 200 मीटर तक की है। बनाया है क्या किसी ने? चित्र बनाया हुआ है बुक्स में। यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह आता है। अच्छी तरह का मतलब आप देख सकते हो प्रकाश जीवों को डायरेक्ट मिल रहा है। और इसके बाद जो प्रकाश मिलता है किसको? इसके बाद प्रकाश की सीधे किरण नहीं पड़ती, पर ये वाला जो पानी का स्तर है वो तो गर्म हो चुका है ना। अब इसके संपर्क में जो ये वाला पानी आया है वो इसके संपर्क में आने पर गर्म होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? संवहनी तरंगे। संवहनी तरंगे क्या होती है? जैसे ये लेवल है, इसको गर्म करा, इसके ऊपर वाले लेवल को इसने गर्म करा, इसके ऊपर वाले लेवल को इसने गर्म करा। यानी ऊपर से नीचे भी चलता है, नीचे से ऊपर भी चलता है। नीचे से ऊपर तब चलेगा, आपने बर्तन में पानी गर्म होते हुए देखा होगा। अगर थोड़ी देर बर्तन को पानी मतलब गैस पे रख दिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म होगी, फिर उसके संपर्क में जो ऊपर वाली लेयर आई है वो गर्म होगी, फिर उसके संपर्क में जो ऊपर वाली लेयर आई है वो गर्म होगी। तो ऐसे देखते हो नीचे से क्या है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आपका पानी गर्म हो जाता है। अगर बाई चांस हमने 10 मिनट या 5 मिनट, 10-5 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, 1 या 2 मिनट हमने रखा और गैस को कर दिया, बंद कर दिया। अब आप हाथ डाल के देखोगे ऊपर वाला पानी कैसा होगा? ठंडा। मैंने कहा अभी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रखा और गैस को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर आप ऊपर वाला पानी देख रहे हो ठंडा, फिर ऊपर वाले पानी के नीचे बीच में जा रहे हो तो ऐसा पानी होगा वो ना ज़्यादा ठंडा होगा, मतलब ऊपर की अपेक्षा गर्म होगा और नीचे की अपेक्षा ठंडा होगा। उससे नीचे जाओगे तो क्या होगा? वो गर्म। तो सेम कंडीशन ये आ रही है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र मैंने कहा ये संक्रमण क्षेत्र, ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपस में मिल रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? ताप प्रवणता। क्या बोलेंगे हम? ताप प्रवणता। कल बताया था एकदम यहाँ पर क्या होता है? चेंज होता है। और ये ताप प्रवणता का क्षेत्र मिलता है वो आपका लगभग 500 400 से 1000, ठीक है। इसके बाद कहा था 1800 मीटर की गहराई पर जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 16 सेंटीग्रेड। जबकि यहाँ ऊपर का तापमान क्या रहता है? 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। जब नीचे आओगे, नीचे यानी कि 4500 या इससे नीचे, तब आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा 1 से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइट क्या हो रही है? गहराई बढ़ रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है।
इतनी बात समझ में आ गई थी ना। अब ये मुझे बताओ, ये तो मैंने आपको जो बताया सूर्य से जो ताप मिल रहा है, यानी कि सूर्य से जो हीट मिली उससे समुद्र का स्तर मतलब समुद्र जल गर्म हुआ। क्या इसके अलावा भी कोई और सोर्स बनता है समुद्र का जल को गर्म कर सकता है? बताओ। यस है तो कौन बोला, कौन है? और तेज बोलो, किसने कहा? अरे भैया हम मारेंगे नहीं, फिर से बोलो। पॉल्यूशन से पानी का स्तर गर्म हो जाता है। अच्छा, कौन सा पॉल्यूशन? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तो पानी को प्रदूषित करेगा। यहाँ में कह रहे पानी को गर्म। एक भूतापीय ऊर्जा सुन रखी है कि नहीं? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, कैसे उत्पत्ति होती है इसकी? जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा, बताओ। क्यों डरते हो? सूरज तुमसे तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम डरोगे और बताओगे भी नहीं। ऐसी ऊर्जा जो कहाँ से निकल रही है? धरती के अंदर से निकल रही है। और ऐसी ऊर्जा में जो मेन तत्व पाया जाता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जिनका प्रकृति में स्वतः ही विखंडन होता रहता है। पता है ना, साइंस में पढ़े होंगे। जिसमें जैसे यूरेनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, थोरियम भी होता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका क्या है अपने आप ही विखंडित होते रहते हैं। और ये विखंडन के टाइम पर क्या करते हैं? रिलीज, हीट को रिलीज करते हैं, यानी कि हीट छोड़ते हैं। जब ये हीट छोड़ते हैं उसके कारण ही आपके क्या होगा? जल का स्तर, जल को क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी जो इसको गर्म करता है। पर सूर्य के प्रकाश की तुलना में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कभी भी पेपर में पूछा जाएगा कि आपका जो जल का टेम्परेचर है, तापमान है, सागरों का तापमान बढ़ाने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो एक तो आपका सूर्य हो गया, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, और दूसरा आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का प्रभाव लगभग नगण्य है। लगभग नगण्य क्यों कह रही हूँ? ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप पे प्रभाव ना डालती हो। हर चीज़ कुछ न कुछ आप पर प्रभाव डालती है। और कौन सी चीज़ ज़्यादा डाली, किसका कम पड़ेगा, ये बात अलग। ठीक है, हो गई बात समझ में? आगे तापांतर सुने हो? तापांतर क्या होता है? हाँ, तो ताप में अंतर हम दिन में भी देख सकते हैं। नॉर्मल अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो दिन में दोपहर के टाइम पर ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि रात में 12 बजे के बाद ठंडा हो जाता है। तो जो दिन का टाइम होगा उसमें टेम्परेचर हाई होगा, मैक्सिमम, और जो रात का टाइम होगा उसमें टेम्परेचर मिनिमम होगा। इन दोनों में जो अंतर आएगा, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम, उसी को हम कह रहे हैं आपका तापांतर। ये तो हमने दिन की बात कर ली। अब यहाँ पर हम पृथ्वी का तापांतर की बात नहीं कर रहे, किसके तापांतर की बात कर रहे हैं? समुद्र के तापांतर की। अब समुद्र का जो ताप में अंतर होता है, देखो जो समुद्र होंगे वो 2 बजे के बाद, यानी कि दोपहर में 2 बजे या उसके आसपास के टाइम पर सबसे ज़्यादा हीट ले लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्म होंगे। और शाम को कितने बजे? शाम नहीं, अगले दिन सुबह यानी कि प्रातः 5 बजे, इसको AM लिख दें। तो 5 AM को इनका टेम्परेचर क्या होगा? न्यूनतम। और दोपहर में PM में इनका टेम्परेचर क्या होगा? सबसे हाई। तो इनके बाद जो टेम्परेचर बनता है तापांतर, तो ये आ जाएगा। अब ये मैंने 19 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का लिखा है, पर इतना 19 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें किसमें? सागर में जो ये टेम्परेचर होता है लगभग नगण्य है। लगभग नगण्य की बात मैं क्यों कर रही हूँ? लगभग नगण्य या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ निकलेगा? अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकाले तो
जहाँ पर दिन भी ज़्यादा गर्म होंगे और रातें भी ज़्यादा गर्म होती होंगी, है ना। ऐसा ही तो स्थान होगा, जहाँ दिन ज़्यादा गर्म होंगे रातें भी ज़्यादा गर्म होंगी, वहाँ पर अंतर बहुत कम होगा, और जहाँ दिन बहुत गर्म होंगे रातें बहुत ठंडी होंगी, वहाँ पर अंतर बहुत ज़्यादा होगा। होगा क्या ऐसा कि नहीं। अब आप यहाँ मानो दिन का टेम्परेचर क्या है 49 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर भी क्या है 48। अब ये मैक्सिमम पहुंचा दिन का, ये मिनिमम पहुंचा रात का, तो इसका अंदर कितना पहुंचेगा 1 सेंटीग्रेड पहुंचेगा ना। तो ये हम दिन के अकॉर्डिंग देखते हैं, दिन में टेम्परेचर क्या रहा। जब हम एक दिन में देखते हैं, एक दिन में सूर्य का 2 बजे का तापमान कितना रहा और सुबह 5 बजे का तापमान रहा, तो उनका जब अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा दैनिक अंतर। और ऐसे ही हम अगर हम पूरा साल का निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम वार्षिक अंतर बोलेंगे ना। अब वार्षिक अंतर में जो हमारे सागर होंगे वो सबसे ज़्यादा गर्म कब होंगे और सबसे ज़्यादा ठंडे। कुछ आइडिया इतना तो सबको पता है, ठंड होगी तब ठंडे होंगे और गर्मी होगी तो गर्म होंगे, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। तो जनवरी माह में सागर सबसे ज़्यादा ठंडे और अगस्त माह में सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। अब इसके बाद डिवाइड करा था आपके गोलार्ध में, गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध में क्या पाया जा रहा है सागर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और उत्तरी गोलार्ध में क्या पाया जा रहा है स्थल और सागर दोनों पाए जा रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो स्थल मंडल ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उसके कंपेयर में उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म था और दक्षिण गोलार्ध कम गर्म था। अब दोनों में तापांतर निकालेंगे तो उनका तापांतर निकलता है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों गोलार्धों में तापांतर निकलता है वो आपका 19 डिग्री सेंटीग्रेड निकलता है। और दैनिक टेम्परेचर हमेशा परिवर्तित होगा, कभी दिन बहुत गर्म होंगे कभी दिन बहुत ठंडे होंगे, तो दैनिक टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। और जो एनुअली रहता है कुछ हर साल कुछ ना कुछ डिग्री परिवर्तन होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट है डेटा निकालती है कि अभी जो महीना निकला, कौन सा महीना निकला इससे पहले जून निकला, जून से पहले मई, तो मई के लिए बोला गया था कि अब तक का सबसे गर्म महीना, यानी कि स्टार्टिंग के 5 या एक हफ्ते में ही उन्होंने क्या कर दिया था ये बात कह दी। क्यों, पिछले साल के सालाना डेटा ले रखे होंगे कि मई के जो एक हफ्ता है 7 दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब पहुंचा, तो पूरा वीक का उन्होंने निकाला और वीक का निकाल के कंपेयर कर दिया कि इस साल यानी कि 2024 का सबसे गर्म महीना मई रहा है। ठीक है, मई का पहला, तो ऐसे निकाला जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है वैश्विक तापन, है ना। और वैश्विक तापन के लिए कारण क्या है आपके हिंदी का इंग्लिश कर देते हो बस, इससे ज्यादा कुछ और बोलते ही नहीं हो। ठीक है, बताओ क्यों कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैश्विक तापन, क्योंकि हर साल क्या है टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 या 2 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है, जिससे पता चल जाता है आपकी जो पृथ्वी है वो क्या हो रही है गर्म हो रही है। ये मैंने कैसे बात करी थी अभी बताया था, क्षैतिज विस्तार पर। क्षैतिज विस्तार कर रहे थे तो हम अक्षांशों पर देखते हैं। नॉर्मल होता है 20 डिग्री अक्षांश पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ठीक है, 20 के बाद आप जाओगे 40 डिग्री पर 14 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। उसके बाद आप 60 डिग्री पर जाओगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान पाया जा रहा है। लगभग वही टेम्परेचर 60 डिग्री पे पाया जा रहा है, तो कहाँ पाया जा रहा था समुद्र के 4500 मीटर या इससे नीचे की गहराई में। ठीक है, ध्रुवों पे चले जाओगे यानी पोल्स में, पोलर में, तो आपका 0 सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ क्या मिलती है आपको बर्फ। समझ गए। सूर्य वो आपका जो सागर है, सागर का टेम्परेचर कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, हो गया। कल का एक टॉपिक में थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो गया था, वो जो चित्र बना था वो ठीक था, बस दिक्कत कहाँ थी वो मैं भी बता दूंगी।
फिर हम आगे आते हैं नए टॉपिक पर। कल ऐसे कुछ बनाया था, सन बनाया था। अब सौर और उपसौर की स्थिति की बात कर रही थी। ये हो रहा है आपका पृथ्वी का परिक्रमा। कहाँ पहुंच गया? इसको तो छूना ही बेकार है। आओगे दूसरा भी बनाएंगे हम। अरे बस नहीं, रुको, ठीक है। अब यहाँ देखो, पृथ्वी सूर्य के बीच में यहाँ सबसे ज्यादा दूरी है, तो ये दूरी कौन सी होगी आपके? अपसौर की। कौन सी? अपसौर नहीं, उपसौर की। अपसौर की। जब पृथ्वी सब, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं अपसौर और उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होगी और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज्यादा दूर होगी। जो दूर है वो उप है, जो दूर है वो उप है, जो हमारे पास में हमारे ऊपर है वो है अब। कुछ ऐसे करके याद कर लो, वरना कंफ्यूज बहुत होता है। अब यहाँ पर जब मैंने बताया, जब ये वाली स्थिति होती है तो सूर्य के जो सामने आता है वो हमारा नॉर्थ पोल आता है। कौन सा आता है? नॉर्थ पोल। और ये जो उपसौर की स्थिति पड़ती है आपकी 3 जनवरी की पड़ती है, ठीक है। और ये आपका जुलाई है, और ये पड़ता है आपका जुलाई में 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन सी पड़ेगी? अपसौर। अब आप यहाँ देखो 3 जनवरी और नॉर्थ पोल पर ये क्या है आपका सूरज कब आता है? 21 जून को। जनवरी में क्या होता है? अपसौर की स्थिति होती है। दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा है? इस समय गर्मी पड़ रही होगी ना, ठीक है। ये 22 दिसंबर 22 दिसंबर से पृथ्वी ऐसे घूमती है तो यहाँ पर पहुंचती है 21 से 23 मार्च। तो इसी बीच में कौन सी स्थिति पड़ जाती है? दिसंबर से मार्च के महीने में कौन सी स्थिति पड़ गई आपके? 3 जनवरी पड़ जाती है, और स्थिति पड़ गई आपके उपसौर की। उपसौर वो कंडीशन है जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है सूर्य के, यानी कि सूर्य के सबसे ज्यादा दूर होगी तो टेम्परेचर जो आपके जो प्रकाश मिल रहा होगा सूर्य का, वो कैसा मिल रहा होगा? ज्यादा मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा? कम मिल रहा होगा ना। प्रकाश को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है आने के लिए। अब यहाँ पर ज़्यादा दूरी आने के लिए तय करनी पड़ रही है, तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंड होती है, तो जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी उतनी पड़ती है, उससे ज़्यादा पड़ती है? ज़्यादा ही पड़ेगी ना। सूर्य दूर चले गए, अगर पास में होते तो ठंड कम पड़ती। ऊपर से प्रकाश को आने में भी क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर अपसौर में देखो, यहाँ पर दिसंबर चल रहा है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पर पड़ता है? मकर रेखा पर पड़ता है 21 जून को। तो यहाँ पर क्या है? गर्मी है, और गर्मी है 4 जुलाई। 4 जुलाई पड़ रही है। 4 जुलाई को कौन सी स्थिति होती है? अपसौर की। अब यहाँ पर 4 जुलाई को क्या हो रहा होगा उत्तरी गोलार्ध में? ठंड पड़ रही होगी ना, दक्षिण गोलार्ध में ठंड पड़ रही होगी ना इस समय। और दक्षिण गोलार्ध में इस समय कौन सी स्थिति पड़ रही है आपके? अपसौर की। अब गर्मी पड़ रही है, सूरज भी और पास है, तो वहां पर टेम्परेचर कैसा हो रहा होगा? हाई हो रहा होगा ना, समझ गए। तो अपसौर और उपसौर की स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की हीट मिलती है वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग गोलार्ध में अलग मिलती है। कितनी बात क्लियर हो गई? ये आपके बेसिक टॉपिक हैं। कुछ परेशानी हो गई है इसीलिए अभी आपके बेसिक टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। बीच बीच में आते रहेंगे तो बताते रहेंगे। अब हमारा अभी कल ही का टॉपिक चल रहा है, नया टॉपिक से स्टार्ट करना है, लवर्ता। लवर्ता क्या होती है? लवर्ता बताओ पहले, सुना है कभी लवर्ता इससे पहले? सुना है तो बता दो।
प्रांजल किसी चीज में, किसी भी चीज में हम लोग सार का मिक्सर, यानी कि किसी भी पदार्थ में किसी अन्य चीज का मिक्सर। अगर पानी की बात कर रहे थे ना कल, नदियों का पानी मीठा होता है और सागर का पानी खारा होता है। सागर का पानी खारा होने का मतलब है उसमें लवणता का गुण पाया जाता है। लवणता का एक गुण है, और ये गुण किसमें आता है? जब जल में खनिजों की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक, है ना। जब जल में खनिजों की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस जल को क्या कहेंगे हम? लवणीय जल। कुछ ऐसा ऐसा साउंड नहीं हो रहा है कि जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आज? अभी तक ऐसा नहीं लगा है? अच्छा, क्योंकि लवणता उसी में पढ़ा जाता है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिक्स। फिजिक्स में केपलर का नियम। आपके लवणीय जल, यहाँ पर खनिज, और खनिज कौन कौन से होंगे इसमें? कार्बनिक और कार्बनिक दोनों हो सकते हैं। कार्बनिक कौन से होंगे? कार्बनिक कौन से होंगे? नमक कैसा है? कार्बनिक है कार्बनिक? कार्बनिक है कार्बनिक? अकार्बनिक है, ठीक है। और धातु, धातु मिलेगी क्या इसमें? धात्विक खनिज मिलेंगे जल में? कौन कौन से हो सकते हैं धात्विक खनिज? बताओ, तुम्हारा नाम मैं भूल गई हूँ। त्रिपाठी जी, सर्दी में आता मुझे। अनमोल, अस्मित, देखो अब ये देखो हो गया ना, देखो फिजिक्स आंसर लड़का है। बताओ अस्मित। मैं फिर भूल ही गई। धातु, धातु खनिज क्या होंगे? जल में धातु खनिज। ये टॉपिक खत्म करना है 10 मिनट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। धातु खनिज कौन कौन से होंगे? धातु क्या होती है? लोहा धातु होती है, सोना धातु होता है, चांदी धातु होती है, जिप्सम क्या है? यौगिक है। धातु में नहीं आ रहा ना, पर ये कौन सा है? कार्बनिक यौगिक होगा। आगे बात समझ में? तो धातु यौगिक में आपके लोहा, चांदी, सोना, जितने भी च्यवनप्राश मिल रहा है ना, लोहा, चांदी, च्यवनप्राश, सारे खनिज, धातु खनिज किसमें मिल रहे हैं आपको? समुद्र में मिल रहे हैं। नमक कैसा है? एक अकार्बनिक है। इसके बाद कार्बनिक खनिज में कौन से आ जाएंगे? जिप्सम वगैरह बोला, डोलोमाइट, डायलोमाइट, ये कौन कौन से हैं मुझे इतना नहीं पता है। ये सारे क्या हैं आपके? कार्बनिक खनिज में आते हैं। ये सारे किस में मिलते हैं? आपके सागर में आके मिल गए, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सागर में लवणता का गुण उत्पन्न करते हैं। अब ये आ कहाँ से रहा है? सोर्स क्या है इनके? सोर्स बताओ, पता है सोर्स? ई बेस्ड हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो इससे अगला टॉपिक में पढ़ाने जाऊंगी, उसमें पढ़ेंगे। ये खनिज इतने बताएं कहाँ से निकल रहे हैं? नदियों द्वारा जो जल लाया जाता है। नदियों द्वारा सिर्फ जल ही लाया जाता है, और कुछ भी लाया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ भी लाए जाते हैं, ठीक है। ये नदियों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ लाए जाते हैं, या नदियों द्वारा जो जल लेके आया जाता है, वो सब क्या पैदा करते हैं? लवणता। अभी यहाँ सुनोगे लवणता के गुण, यानी कि लवणता किससे बढ़ेगी समुद्र में, और लवणता किससे कम होगी। लवणता बढ़ाने का मेन कारण पहले तो पृथ्वी की अपनी जो संरचना होती है वो हो गई। दूसरी बात ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती है, है ना। ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या निकलता है? जो खनिज निकलते हैं वो नदियों के साथ या हवाओं के साथ कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं, जो उसकी लवणता को बढ़ा देते हैं। और ये ज्वालामुखी बाहर भी फूटते हैं, मतलब बाहर जो उद्गार होता है इनका, और समुद्र के अंदर भी होता है। तो समुद्र के अंदर है तो समुद्र के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया? खनिज को मेल्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, खनिज में कैसे, ये बताओ क्या हो सकता है? कैल्शियम पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा। सोडियम तो मिलेगा ही ना समुद्र में, नमक मिलता है समुद्र से तो सोडियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, और कैल्शियम भी मिलेगा, कार्बोनेट भी मिलेंगे। ये सारी चीजें क्या है आपके? लवणता।
लवणता कहाँ अधिक होगी, कहाँ कम होगी, मुझे ये बताओ। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब लवणता कौन से तत्व बढ़ाएंगे, कौन से तत्व सब हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। इंग्लिश वाले कौन कौन है? तुम तो हो ही, आप हो। ऐसे फैक्टर जो किसको बढ़ा रहे हैं, सैलिनिटी को बढ़ा रहे हैं, किसमें, समुद्र में। टेम्परेचर आ जाएगा इसमें, आ रहा है, जिसने कहा यस मैम, अब वही बताएगा कैसे आ रहा है। अस्मित ने कहा, बताओ। सही बताया। अब तापमान बोला तो कुछ तो बोला होगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है लवणता समुद्र की। बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है, अम्लीय वर्षा होती है, सिर्फ यही कारण है। जल में ऑलरेडी क्या है, लवण, किसमें, समुद्र के जल में पहले से लवण उत्पन्न है, ठीक है। बाष्पीकरण हुआ, बाष्पीकरण को क्या कहेंगे, जब आपका जल वाष्प यानी कि जल वाष्प बन के उड़ता है तो वहां का पानी तो खत्म हो गया ना, लवणता को छोड़ गया, वो लवणता वही स्थान पे रह गई, जितना वो जल था उसी के साथ घुलनशील हो गई। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? मान लो यहाँ पर इतना सारा पानी है, पानी का लेवल यहाँ तक पूरा भरा हुआ है और ये जो पानी है लवणीय युक्त है। जैसे ही बाष्पीकरण हुआ जल का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। अभी तो जल यहाँ तक भरा हुआ था, अब वो जल क्या हो गया, कम हो गया। जल कम हो गया पर जल के साथ जो घुलनशील पदार्थ थे, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ थे, वो कहाँ रह गए, जल में रह गए। अब जल की मात्रा कम हुई पर पदार्थ, उसमें जो घुलनशील लवण तत्व थे उनकी तो मात्रा कम नहीं ना, उनकी मात्रा क्या है, बढ़ गई है ना, तो यहाँ पर लवणता बढ़ जाएगी टेम्परेचर से, ठीक है। इसके साथ साथ ग्लेशियर जो हिमखंड होते हैं वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, हिमखंड यानी कि ग्लेशियर का जो फॉर्मेशन होता है वो भी आपके लवणता को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ी, जमेगा क्या, पानी ना, पानी तो जमेगा, उतना ही पानी लवणता के साथ। हालांकि जब आप किसी भी पानी की लवणता देखोगे, किसी भी पानी में लवणता घुली हुई है तो उसका गलनांक और गलनांक चेंज हो जाएगा। थोड़ा हेड डाउन कर लो प्रशांत, हेड डाउन कर लो, नींद आ रही है ना, थोड़ा सा लेट है। प्रशांत नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, प्रांजल, थोड़ा सा हेड डाउन कर लो, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाओगे, या पानी पिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हिमखंड जो आपके जमेंगे ये भी क्या करेंगे, जल की लवणता को बढ़ा देंगे। इसके बाद नदियाँ, आलोक तुम्हें नहीं आ रही है, नहीं तो तुम सो गए हो। नदियाँ भी क्या करेंगे, जल में उपस्थित लवणता को बढ़ा देंगी, क्योंकि ये अपने साथ क्या लेके जा रही हैं, कार्बनिक पदार्थ लेके जाती हैं, ठीक है। अब कम कौन करेगा, ये तो सारे बढ़ाने वाले सिस्टम हो गए, कम करने वाले सिस्टम भी तो होंगे। अब जो तुमने दिया था वर्षा, वो आएगा। वर्षा यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि जो जल क्या हुआ है, बाष्पीकरण हुआ, वही जल फिर से कहाँ आ गया, लौट के पानी में आ गया, और जहाँ जो लौट कर आया तो वो क्या बन गया, वहाँ की पानी में मात्रा बढ़ गई, तो पानी में मात्रा बढ़ने के साथ घुलनशील जो उसमें लवणता थी वो थोड़ी सी कम हो गई। पहले बहुत ज़्यादा खारा था, अब क्या हो गया होगा, कम खारा हो गया होगा, तो वहाँ पे भी क्या होगी, लवणता, ये नहीं कह रही हूँ मैं एकदम शून्य हो गई, एकदम शून्य नहीं हुई है, उसका जो लेवल था, परसेंटेज थी, वो क्या हो गई आपके, कम हो गई है। वर्षा क्या करेगी, लवणता को कम कर देगी। इसके बाद ग्लेशियर, अब यहाँ पर हिमखंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ग्लेशियर जम रहे हैं और यहाँ हिमखंड क्या होंगे,
पिघलेंगे। जब हिमखंड पिघलेंगे तो वो पानी को आसपास के क्षेत्र में क्या कर देंगे, फैला देंगे। जहाँ तक उनका पानी जाएगा वहाँ तक उनके जल की क्या हो जाएगी, लवणता कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। लवणता को कम करने वाले, लवणता को कम करने वाले सॉरी, और लवणता को बढ़ाने वाले। पांचवी तरफ, ठीक है, बाष्पीभवन के साथ फ्रोजन ऑफ ग्लेशियर। और यहाँ पर रिवर का फ्लो जो आपकी वर्षा क्या हो रहा है, रिवर फ्लो करके आ रही है, वो कम कर रही है। क्यों? नदियों का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। समुद्र का पानी कैसा हो रहा है, खारा। तो जब ये मीठा पानी समुद्र में ला रही है तो जो समुद्र का खारा पानी है वहाँ पर कम कर रही है। इसका एग्जाम्पल अभी देते हैं हम आपको। और ये हो गया आपका क्या, वर्षा। जो वर्षा हो रही है वो भी क्या कर रही है, आपके सागर की लवणता को कम कर रही है। आगे समझ में। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा खारा स्थान कहाँ पर है, कौन से झील की है या कौन से सागर की है, इससे वो नहीं होता। वॉन झील की कितनी है खारापन, आगे धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। वॉन झील कहाँ पर अवस्थित है, ये सबको पता है। टर्की कहाँ पर है, टर्की की जो वॉन झील है इसकी लवणता है 330%। अच्छा, जो लवणता नापते हैं वो 1000 लीटर पानी में कितनी लवणता है। अगर कहीं लिखा है 30, इसका मतलब होगा 1000 लीटर में की लवणता क्या है आपकी 30%, यानी कि इसमें लवणता कितनी घुलनशील है, 30 है। तो आपका जो वॉन झील है उसकी लवणता है 330। वृत्त सागर कहाँ है, जॉर्डन। बड़ा करूँ, जॉर्डन यहाँ पर आएगा। वृत्त सागर की लवणता कितनी है, 234 है ना, 234 ही है। एक बार कंफर्म कर लेना। और ये आपका डेड सी है, डेड सी की लवणता है 230 के आसपास। इसकी लवणता मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लवड़ी आपकी कौन सी है, वॉन झील टर्की में। उसके बाद वृत्त सागर कहाँ है, जॉर्डन में। और यूएसए में क्या है आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक। ये क्या है, सबसे ज़्यादा लवड़ीय हैं। अब लवणता का गुण यहाँ तो आया ही आया, इसके बाद और भी कहीं आ सकता है क्या, तटीय क्षेत्रों में लवणता ज्यादा होगी या गहरे समुद्र में लवणता ज्यादा होगी, क्यों? बेटा अगर आप कुछ बोलते हो तो इसका मतलब ये होता है आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है ना। तुक्का भी लगा रहे हो तब भी बताना सीखो, पता चल जाता है। दोनों कंडीशन में फायदा आता है, मेरा नहीं आता भी है तब भी, ठीक है। आपने बोला तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र में भी वहाँ होगी जहाँ पर नदियाँ अपना जल ला रही होंगी, क्योंकि अभी देखा था नदियाँ क्या कर रही है, लवणता को कम कर रही है। तो ऐसे तटीय क्षेत्र क्या होंगे, जैसे आपकी अमेजन नदी होगी। अमेजन नदी क्या कर रही है, लवणता ला रही है ना, लवणता को कम कर रही है। यहाँ पर जो क्षेत्र समुद्र होगा उसकी लवणता कम होगी। मिसिसिपी यहाँ पर आ रही है तो इनकी लवणता कम होगी। लॉरेंस यहाँ आ रही है, इसकी लवणता कम होगी। और नो डाउट हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो यहाँ आ रही हैं उसकी लवणता कम होगी। पश्चिम में जितनी नदियाँ गिरने वाली हैं, तो जहाँ नदियाँ अपना जल गिरा रही हैं वहाँ लवणता कम होगी। ये नहीं कह रही लवणता बिल्कुल नहीं मिलेगी, लवणीय जल होगा पर कैसा होगा, कम होगा। अब ये खुले सागर की अपेक्षा बंद सागर में लवणता ज्यादा होगी या कम होगी, बंद सागर में लवणता अधिक पाई जाएगी, खुले सागर में लवणता कम पाई जाएगी।
वो भी किसमें आ जाते हैं, नदियों में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद आपने कैस्पियन सागर सुन रखा है ना, इसको अगर हम दो भाग में बांट दें, कैस्पियन सागर दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो समझ जाओ कैस्पियन सागर जो है ये मैंने बना है और उसको आधे भाग में डिवाइड कर दिया कि नॉर्थ है ये, साउथ। नॉर्थ का कैस्पियन सागर का जो पानी है वो क्या है, कम खारा है या कम खारा है या अधिक खारा है? यही कैस्पियन सागर में उत्तर में कैस्पियन है, उसका पानी या उसका जल कम लवणीय है। कम लवणीय का कारण है यूराल नदी और वोल्गा नदी आके इसमें क्या करती हैं, अपना जल गिराती हैं। तो जल गिराती है तो यहाँ की लवणता कम हो जाती है। इसके नीचे यहाँ पर दक्षिण कैस्पियन में ये क्या है, गूगा मारा ऐसे करके एक जगह है, गूगा मारा साहब, यहाँ पर खाड़ी है, इसका लवणीयता ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पर कोई भी नदियाँ आके अपना जल नहीं गिरा रही हैं। आगे बात समझ में, भूलोगे तो नहीं, कुछ चीज़ें हैं तो स्टेटमेंट में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा क्षेत्र भी होंगे, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाओगे, ध्रुवों यानी कि आपका इक्वेटर हो गया। अब यहाँ इक्वेटर क्षेत्र में लवणता ज़्यादा होगी या कम? मैं यहाँ पूछ रही हूँ इक्वेटर क्षेत्र में लवणता ज़्यादा होगी या कम है? ज़्यादा होगी। ज़्यादा का रीजन बताओ, और कम जिसने बोला उसका रीजन बताओ। ठीक है, चलो मैं बात मान रही हूँ कि ये 3.5 डिग्री से उत्तरी है और बिल्कुल इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के आसपास की बात मैं आज पूछ रही हूँ आपसे। तो 0 डिग्री के पास टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा। सबसे ज़्यादा हाई होने पर बाष्पीकरण ज़्यादा होगा और बाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण क्योंकि जलीय है तो वर्षा भी ज़्यादा होगी और वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ की लवणता कम पाएगी। कहाँ पर? इक्वेटर के पास। 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रही हूँ। जब आपका भूमध्य रेखा पे लवणता पूछी जाएगी तो भूमध्य रेखा पे लवणता कम पाई जाएगी। कारण पता चल गया, बाष्पीकरण तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बाष्पीकरण होने के साथ साथ यहाँ का जो वायु है ऊपर की वो नमी युक्त है और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है, गर्म होकर ऊपर पहुंची, जैसे ऊपर पहुंची ठंडी हुई, ठंडी हो गई फटाफट बरसने लगी। एक इक्वेटर एक ऐसा क्षेत्र है पूरा जहाँ पर साल में सर्दी नहीं पड़ती, दिन और रात वर्षा रहता है, हमेशा बरसता ही रहता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ मिलेगी आपको? इक्वेटर पे। तो यहाँ पर लवणता कैसी होगी? कम होगी। लवणीय होगा पर अपेक्षाकृत कम होगी। सर्वाधिक लवणता कहाँ होगी? इन वाले क्षेत्रों में। इन वाले क्षेत्र मतलब तो 30 से 40 या 20 से 30 वाला क्षेत्र पहुँचता है अक्षांश, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे वो दक्षिणी अक्षांश हो। यहाँ पर क्या होगी? लवणता अधिक पाई जाएगी। क्यों? यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम मिल रहा है, बाष्पीकरण तो उतना हो रहा है पर जल की वर्षा नहीं हो पा रही है। समझ में आ गया? क्योंकि इस स्थान पर देखो जल की मात्रा कम है और स्थल की मात्रा अधिक। तो बाष्पीकरण तो हो गया पर वर्षा नहीं हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होगा? आपकी लवणता अधिक मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की तरफ, लवणता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि जो आपका ये 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का है, अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर लवणता कैसी होगी? न्यूनतम यानी कि मिनिमम। और जब ध्रुवों पर जाओगे यहाँ भी लवणता कैसे मिलेगी आपको? न्यूनतम। क्यों? यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? कम है। कम टेम्परेचर है तो बाष्पीकरण नहीं है, टेम्परेचर नहीं है तो बाष्पीकरण भी नहीं है, और बाष्पीकरण नहीं है तो लवणीय तत्व सेम है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में स्टेबल रहेंगे। आगे बात समझ में। तो ये जो लवणता का क्षेत्र है पूरे ग्लोब पर वो है भूमध्य रेखा पे कम, भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे तो अधिक। हाँ बोलो सूरज। ग्लेशियर ध्रुवों पर हिमखंड जमेंगे, मैंने कहा लवणता अब ये पिघलेंगी तब भी आएगी, पर यहाँ पर वो क्या हो रहा है? बाष्पीकरण नहीं हो रहा है ना। दोनों एंगल से देखो, अगर यहाँ पर बाष्पीकरण हो रहा है तो ज्यादा बाष्पीकरण हो रहा है, हिमखंड जम कितने रहे हैं? हिमखंड कहाँ जमे मिलेंगे आपको? यहाँ मिलेंगे, ठीक है। पर इसकी कंपेयर में अगर आप यहाँ पर करोगे तो लवणता न्यूनतम मिलेगी। जब जल पीने की बात करेंगे ना तो
तो इसी टेम्पर में आपको यहाँ पर लवणता न्यूनतम मिलेगी। ये सेपरेट सेपरेट में पढ़ो कैसे मैंने लवणता बढ़ रही है और कहाँ लवणता कंपेयर करोगे तो कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम मिल रही है। ये जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कंपेयर का पढ़ाया है। आगे बात समझ में। तो आपका जो कल का टॉपिक था वो हो गया है खत्म। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें कोई डाउट है घर जाके पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, और नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। क्या कह रहे हो? एक बार पीडीएफ में वो वाला पेज ऊपर कर दीजिए जिसमें डायग्राम बना हुआ था। क्या हुआ? पीडीएफ में वो वाला पेज ऊपर कर दीजिए जिसमें डायग्राम बनाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। बना रहे हो? जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी तो सब मर्ज करा हुआ होगा। वो डायग्राम दिखा दो, बना मैं बनाओगे? मतलब लिख लेके उसके अच्छा लिखोगे। मैंने कहा मैं आपको दूंगी इसलिए बस मैं आपको दिखा दी हूँ। कौन सा था वो डायग्राम? जल्दी अगर बना रहे हो तो लिख लो। बता क्यों हंस रहे हो? अगर कोई लिख भी रहा है तो। और एक और है ना, ग्राउंड वाटर फ्लो ओशियन, जो भूमिगत जल है जो समुद्र की सतह के अंदर चला जाता है, वो भी क्या कर रहा है आपके, इसको कम कर रहा है लवणता। जल्दी जल्दी करो बेटा, आज का टॉपिक कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी मैं। हो गया? ये तो समझ में आ गया था ना, ताप प्रवणता। ये बहुत सही आता है। डायरेक्ट क्लियर चेक कर दीजिए। कहाँ से क्लियर? इधर लास्ट वाले ये ये तो पेंसिल है, क्या होगा ना रेस का। इसे पूरा वो कर दीजिए, स्लाइड कर दीजिए इसी को। उधर वो वाइट पॉइंट। हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। ठीक है, थर्मोक्लाइन का मतलब जहाँ पर ताप प्रवणता है, हेलोक्लाइन यहाँ पर लवणता है। पेपर में पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, मैच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ताप प्रवणता किससे है, हेलोक्लाइन क्या है और आपका साइक्लोक्लाइन क्या है। ये आपकी क्या है, साइक्लोक्लाइन है, साइक्लोक्लाइन क्या है ये, जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल की लवणता और जल का ताप, यानी कि ताप प्रवणता, लवण प्रवणता और ये घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। मैथ का फॉलोइंग में आता है, पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये नीचे कैसे जाएगा? कहाँ गया ऐसे? तीसरे वाले पे ये इस पर, मतलब तुम लोग देखते हो सीख जाते हो, अच्छी बात है, हमें भी सिखा दो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, पहले मुस्कुरा दें फिर इसके आएंगे। निक्षेप या ओशियानिक डिपॉजिट, ओशियानिक डिपॉजिट करते हैं। क्या है निक्षेप? आप लोग करते हो डिपॉजिट? ऐसे ही कोई जरूरी है पैसे डिपॉजिट करें? जिससे डिपॉजिट का पूछो वो यही कह देता है पैसे ही नहीं है। पैसे डिपॉजिट होता है क्या?
बहुत चीज़ें आप लोग डिपॉजिट करते हो, बाहर घूमने जाते हो, कूड़ा लेके जाते हो, वहाँ जाके फेंक आते हो, ये डिपॉजिटेशन नहीं हुआ? जाते हो घूमने, ये डिपॉजिट होता है ना। आपका घर का अब यहाँ तो क्लासरूम में अब तो साफ दिखता है, पहले क्लासरूम पता चलता है किसी ने खाया है तो रैपर वहीं पड़ा है। तो ये क्या करा है आपने? डिपॉजिट करा। ये किसने करा डिपॉजिट? आपने करा ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सागर में भी डिपॉजिट हो रही हैं। और ये अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि आपने खाया और आपने फेंक दिया, ये डिपॉजिट आपके द्वारा हुआ। सागर में डिपॉजिट करने वाली कौन सी कागज है? और डिपॉजिट क्या हो रहा है सागर में? अगर हो भी रहा है डिपॉजिट कुछ, तो क्या हो रहा है बताओ? प्लास्टिक। कौन डिपॉजिट कर रहा है प्लास्टिक को? हम लोग। यानी कि ये मानव जनित हो गया है ना। जो आपने प्लास्टिक दिया वो मानव जनित हो गया। इसके अलावा ई-वेस्ट भी सब मानव जनित में आते हैं, तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं। इसके अलावा बताओ और कोई चीज इसको डिपॉजिट कर रही है? समुद्र में कुछ नदियाँ। अभी नदियाँ लवणता कम कर रही थी, अपने साथ क्या ला रही थी? अवसाद। अभी अवसाद की बात करेंगे। तो ये जो नदियों द्वारा लाया गया है, ये क्या होगा? ये कौन सा जनित में आएगा? ये तो मानव जनित हो गया। ये भू जनित में आएगा। भू जनित यानी कि भूमिज जनित। अभी इंग्लिश में भी लिखते जाऊंगी। ठीक। इसके अलावा वो भी इसी में आ जाएगा। वो भी इसी में आएगा। इसी में ही आएगा। डेड बॉडीज, ये होगा जैव जनित या जैविक जनित। देखो आप ही लोग बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सब आप ही बता रहे हो। ये सारा चीज आपने तो बताया है या मैंने बताया? मैंने नहीं बताया ना, आपने बताया। अगला इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है जो डिपॉजिट हो रहा होगा। डिपॉजिट से बहुत सेल नहीं हो रहा है। हाँ बताओ, इसके अलावा और कुछ डिपॉजिट? मिनरल्स जितने हैं है ना ओशन में। हाँ ये भी क्या है आपके, इसको हम लिखेंगे अकार्बनिक जनित। अकार्बनिक आगे बात समझ में इतना? ये चीज़ समझ में आ गई? एक एक करके समझाऊं या पीडीएफ दिखाऊं? पीडीएफ मुझे लग रहा है इसकी बनी हुई है, अभी बनाई नहीं है। अगर बनी भी होगी तो कुछ की पॉइंट की बनी होगी, अभी दिखा दूंगी। अब यहाँ पर मैंने बात करी है अकार्बनिक जनित, जैविक फॉर्म कार्बनिक जनित भी कहते हैं। वो जनित ऐसी चीजें जहाँ किससे उत्पन्न हो रही हैं? भूमि से उत्पन्न हो रही हैं। और भूमि से उत्पन्न होने वाली ऐसी चीजें होंगी आपकी चट्टानें, है ना। चट्टानें होंगी ना, सैर किसको बोलते हैं? ये चट्टानें होंगी। और ये चट्टानें क्या होती हैं? कैसे जमीन में जा रही हैं, सागर में जा रही हैं। कुछ होता होगा इनके साथ? कुछ होता है क्या? कुछ तो होता होगा। अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन की दो क्रिया होती हैं जो किसी भी वस्तु का आपका क्षय हो रहा है कि नहीं? आप लोगों का क्षय हो रहा है कि नहीं? थोड़ी हाइट घिस गई है, ये तो नहीं क्षय हुआ। दिन पर दिन आपकी आयु कम होती जा रही है। बाल काले थे, क्या हो जाएंगे? अब सफेद हो जाएंगे, फिर बाल झड़ जाएंगे, धीरे धीरे दांत भी गिर
गिर जाएंगे, हपले हो जाओगे। ये क्या हो रहा है आपका अपक्षय, जिसको पैथवी कहते हैं। सेम कंडीशन क्या होती है, भूमि पर उत्पत्तित चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें दिखती हैं, पहाड़ पर्वत, ये सब क्या है, शैल जनित है, इनका निर्माण हुआ है। ये भी क्या हो रहा है, इनका वैदरिंग हो रही है, यानी कि अपक्षय हो रहा है। अपक्षय दो कारणों से होता है, भौतिक और रासायनिक। तुम दूसरा कहोगे जैविक अपक्षय, ठीक है। अभी क्योंकि वो भी मैं बता देती, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं वैदरिंग। मेरे मुंह से मुझे इसके पीछे किससे कम पहले भी ऐसा था, तो कैसा हो गया इसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं। भौतिक, रासायनिक, जैविक। मैम की पहले से रखी साहब क्या कह रही है? पहले से बेकार हो गई है, पर नोट्स में ठीक रहती है, पता नहीं बोर्ड पे नहीं बन पाती। ठीक है, रासायनिक, उसके बाद कौन से बोले थे, मानव जनित यानी कि जैविक। लिख दे रही हूँ, नहीं तो सूरज कहेगा कि मैडम ने लिखा नहीं। भौतिक, भौतिक अपक्षय में क्या आएगा आपका, टेम्परेचर, तापमान। तापमान कैसे, चट्टानों का ठंडा होना, चट्टानों का गर्म होना, गर्म होके फिर ठंडा होना, और ठंडा होके फिर चटकना, चटक के उसी स्थानों पर गिर जाना, ये क्या हो गया, अपक्षय हो गया। और ऐसा अपक्षय क्या हो जाएगा, भौतिक अपक्षय, जिसमें आपका तापमान आता है, आपका वर्षा आती है। रासायनिक अपक्षय में किसी भी चट्टान का ऑक्सीडेशन होना, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि अगर उसमें लोहे की मात्रा है तो लोहे का अंश क्या हो जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये आपका किसमें आएगा, रासायनिक अपक्षय में। जैविक अपक्षय में कभी कभी आपने देखा होगा, छोटे मोटे जानवर होते हैं, सांप हो गए, बिल्ली हो गई, नहीं सांप हो गया, चूहा हो गया, और जो बिल बना के रहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, इनको काटते हैं ना, काट के बिल बनाते हैं, तो ये भी इनका क्या हो गया, अपक्षय। तो जैविक क्रिया में आपका अपक्षय हो रहा है। अपक्षय किसी भी चीज का नष्ट होने का सबसे पहला कारण है। अपक्षय तो हो गया, अपक्षय होके का विखंडन होके वो वहीं गिर गए। अब इनको फ्लो करने का, इनको ले जाने का काम जो करता है, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन यानी कि इरोजन। इतनी चीजें समझ में आ गई। लिखना चाहते हो तो ये हेडिंग ऐसे लिख सकते हो, अगर बनाना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। और कोशिश करा करो जब मैं बनाती हूँ ना, उसी बीच में लिख लिया करो। लिख गया सब लोगों ने, लिख लिया। इरोजन कौन है, बाहर बाहर क्यों देख रहे हो, दोस्त आ गया क्या तुम्हारा? इरोजन बताओ। इरोजन यानी कि ले जाना। इरोजन में सहायक तत्व कौन से होंगे, नदी, हवा। ये कौन से बैच के हैं, पता नहीं। नीट के आलाते नदियाँ इरोजन करने, नदियाँ सबसे अच्छा इरोजन करती हैं, और सबसे ज़्यादा इरोजन करने में यानी कि जो समुद्र में डिपॉजिट करने का काम करती हैं वो नदियाँ करती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कौन सी नदी सबसे ज़्यादा अपरदन करती है, बताओ कौन सी नदी है। सबसे ज़्यादा नदी है आपकी येलो, पीली नदी चीन में है, सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद फिर अमेजन है, अमेजन के बाद मिसिसिपी है। ये सारी नदियाँ हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी। नदियों के बाद आपकी वर्षा, वर्षा दो जगह से काम कर रही थी। वर्षा एक काम क्या कर रही थी आपके अपक्षय का, दूसरा काम कर रही है इरोजन का, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है कहीं ना कहीं फ्लो होकर कहाँ जा रहा है, नदियों में आ रहा है ना। अब वर्षा का जल ये तो नहीं कि वहीं वर्षा वहीं इकट्ठा हो गया, फ्लो तो करता है। तो जहाँ फ्लो कर रहा है वो भी वर्षा क्या कर रही है, अपने साथ इरोजन का काम कर रही है। वर्षा अपरदन और इरोजन दोनों ही करती है। अगला हो गया आपका हवा। हवा लिखते हैं आप, ये दोनों ही क्या कर रही है आपके अपरदन
क्या काम कर रही है। ठीक, होगी बात समझ में। अब आते हैं पहले पेज पर वापस। चट्टानों में अपवर्तन भूमिगत एक चट्टानें हो गई, क्या ज्वालामुखी हो सकता है? वोल्केनो ज्वालामुखी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखो, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का क्या होगा? उद्गार होता है। ज्वालामुखी का उद्गार दो तरह से होता है, एक तो धरातल पर होता है, एक धरातल के नीचे होता है। नीचे इसलिए बना रही हूँ, ये मान लो मैंने क्या बनाया है, स्थलखंड बनाया है जो समुद्र से ऊंचा है। समुद्र के अंदर में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, समुद्र के बाहर भी यानी कि पृथ्वी पर भी होती हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के साथ क्या निकलते हैं? बहुत सारे खनिज निकलते हैं, धूल के कण निकलते हैं, वाष्प निकलती है। ये सब कहाँ जाते हैं? आपके वायुमंडल में मिल जाते हैं। वायुमंडल में मिल गए तो ये कहीं हवा के साथ, कहीं नदियों के साथ, अपने साथ कहाँ चले जाते हैं? ये आपके समुद्र में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। अब एक होता है अंदर, समुद्र के अंदर दरारें होती है, ये दरारों में जाके भी क्या भर जाता है? आपका ज्वालामुखी भर जाता है। तभी समुद्र की सतह, मतलब समुद्र के ऊपर ना आके समुद्र तल पे ही ज्वालामुखी का क्या हो जाता है? स्फोट हो जाता है। तो ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये यहीं स्वतः ही यहीं पर क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। तो ज्वालामुखी में जो आपका जो भूमिगत या भूमिजनित उद्गार डिपॉजिशन हो रहा है, तो दो तरह से हो रहा है, एक चट्टानों का हो रहा है, दूसरा आपका ज्वालामुखी का हो रहा है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद करते हैं मानव जनित। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, जो हम नदियों में कचरा वचरा डाल देते हैं, कोई नहीं निकालता है, ये सब चला जाता है आपके किसमें? समुद्र में। या इसके अलावा जितने भी आपके सैनिक जहाज होते हैं या व्यापारिक जहाज होते हैं, कभी वो डूब जाते हैं तो उनको निकाला नहीं जाता है, वो वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। चाहे वो सैन्य अभियान के जहाज हो या आपके व्यापारिक जहाज हो या आपकी पनडुब्बियाँ हों, ये सब भी क्या होती हैं? अगर ये डूब गई हैं तो वहीं पर ही रह जाती हैं। तो ये क्या है? आपका सारा मानव जनित डिपॉजिट, ये आपका भूमिगत डिपॉजिट, और आपका आता है जैव जनित डिपॉजिट। ये कौन सा होगा? हाँ, समुद्री जो जीव जंतु होंगे वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। भाई इंसान मरता है तो इंसान को क्या कर देते हैं? उठाते हैं, जला देते हैं या दफना देते हैं। ये दो क्रिया होती है। अब समुद्र के अंदर जो जीव है, ना ही उसको जलाया जा रहा है ना ही उसको दफनाया जा रहा है, मतलब कोई और नहीं दफनाता है, वो ऑलरेडी अपने आप से दफन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये कहाँ होंगे? समुद्र के अंदर ही रह जाते हैं। और इनमें भी ये भी क्या है? एक तरह से अवशेष रह गए ना, जब इंसान मर गया तो उसके अवशेष रहे, तो ये अवशेष रहते हैं और ये जमीन में ही रह जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है वहाँ जीव जंतु ही हों, वनस्पतियाँ भी तो पाई जाती हैं समुद्र में। जो समुद्र में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो भी क्या होती है? यहीं पर मर के यहीं रह जाती हैं। तो ये हो गया जैव जनित, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? सागरीय, सागरीय जीव और सागरीय वनस्पति, फ्लोरा एंड फौना, है ना। इसके बाद कौन सा बोला था? और कुछ रहेंगे? अकार्बनिक, इसको कार्बनिक भी पढ़ते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में कौन से तत्व आएंगे? वही आपका लोहा, जितने भी आपके धात्विक तत्व हैं, जितने भी आपके
कौन से आध्यात्मिक तत्व हैं वो सारे किस में आ जाएंगे आपके अकार्बनिक में। ये तत्व कैसे घुलनशील हैं? या तो मैंने भी बताया ज्वालामुखी जब फटा तो ज्वालामुखी के साथ आपके धात्विक तत्व और आध्यात्मिक तत्व दोनों ही निकलते हैं। ये सभी क्या होंगे ऑलरेडी उसमें अपने आप से ही घुलनशील हो जाते हैं, वहीं का वहीं अपना अपसार यानी डिपॉजिट अपना जो मटेरियल निकालते हैं उसको डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के लिए समुद्र क्या है, डंपिंग एरिया है। डंपिंग एरिया वो चीज़ वो जगह होती है जहाँ पर क्या करते हो आप अपना कूड़ा कचरा डालते हो। तो पृथ्वी का ये चट्टानें टूट रही हैं तो कूड़ा कचरा हुआ, आपने बोतलें वोतलें डाल दी, ये सब क्या कूड़ा कचरा हुआ। जहाँ जाके डंप हो रहा है वो क्या है आपका समुद्र क्षेत्र है। समुद्र में जाके ये चीज़ें होती है डंप। इसी को हम क्या कह रहे हैं आपका निक्षेप। और ये निक्षेप कितने प्रकार के हैं जरा एक बार मुझे बता दो फटाफट। समुद्र निक्षेप 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? मानव जनित, भूमि जनित, जैविक और अकार्बनिक, या उसको जैविक अजैविक भी कह सकते हो। अजैविक में वही आ जाते हैं जिनके जीवन नहीं होता है। पिक्चर दिखाओ पहले। मूवी नहीं है ये। कौन कह रहे हैं? समुद्र की गहराई दिखाई दी। समुद्र की गहराई उसके साथ साथ आपको समुद्र में पाने वाला प्रकाश, और प्रकाश कहाँ तक जाता है, कौन कौन सी चीज कहाँ तक मिलते हैं। इन लेयर को बताने से पहले, जीव को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी समुद्र की जो स्तर है या नीति सागरीय नीतल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देख लिए हो बैग कैसे जाते हैं ये मुझे बताओगे? मुझे बार बार ये सुनना पड़ता है। ये क्या है? मैंने खोला भी नहीं, ये तो नहीं है ना। फिर से बैग कैसे हमें बताओ जरा। कौन सा ये? अरे यहाँ तो गया ये। ठीक है। हाँ ये घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता सत्या सर ने ग्रुप में डाल रखा था ना उस समय। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। वाइट बोर्ड अच्छा लगता है। हाँ फटाफट अपना लो और ये पढ़ा दो। ये वाला फोन होती है, इसमें वाला चित्र नहीं है। फोन में देखो तो अलग होता है, यहाँ देखो तो अलग होता है। आधे से तो कैमरे वाला बात कर देगा, इससे अच्छा ऐसे पढ़ा दो। और ये पर्सनल में घर से बना के लाई थी बाकी मुझे बार बार ये खुल के आ रही है। ये वाली ये नहीं पिछले साल का नहीं है। मैंने लिखा है कल भी यही दिक्कत हुई थी, आज भी यही दिक्कत हो रही है। 16 जुलाई आ चुकी है ना, उससे पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए। नहीं जाए कौन कह रहा है? जाए जाए कह रहे हो तुम? और क्या चलो ऐसे पढ़ा दे दूँ मैं, छोड़ो। क्या हो गया? वो कह रहे हैं मैम ने कह दिया चलो। चलो मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ। मैं ये कह रही फोल्डर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल पूछे आया था आज नहीं आया। अब प्रदीप को मैं बार बार बुलाऊंगी, वो अच्छा नहीं लगता है। अपने आप एक बार और ट्राई कर लो, अगर मिल जाए तो। पिछली बार भी ऐसी बनाता हूँ। हर बार ऐसे बनता है। तो यूट्यूब पे मेरी जिस पहली वीडियो पड़ी है उस पर यही चीज़ है, मैं देखती हूँ। पर जबकि शुरू यहाँ से नहीं करा था। टॉपिक थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं, चाहे आप 4 साल पढ़ो चाहे 5 साल पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे टॉपिक यही रहेंगे।
अगर बनाना चाहो तो बना लो फटाफट। ये जो डूबा हुआ भाग है पानी में, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय सेल। क्या बोल रहे हैं? महाद्वीपीय सेल या महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट क्यों कह रहे हैं? ये वो है जमीन का हिस्सा, यानी कि महाद्वीपों का हिस्सा वो वाला है जो दिखाई हमें किस में दे रहा है? समुद्र में। ऐसा लगता है कि समुद्र क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है, और एक्चुअली में वहाँ समुद्र की सतह स्टार्ट नहीं होती है। वो कहाँ पर होता है? वो महाद्वीप में होता है। पर वो वाला स्तर महाद्वीप में वो स्तर होता है जो किस में डूबा होता है? आपका जमीन में। इसकी ऊंचाई जिन्हों तो मानेंगे। अब कभी कभी सभी समुद्र सतह और समुद्र तल पूछा जाता है। समुद्र सतह और समुद्र तल का मतलब पता है? स्टेशन पे जाओगे तो ये लिखा होता है समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई इतनी किलोमीटर है या इतनी मीटर ऊंचा है। तो ये समुद्र सतह क्या होती है? नितल तो बिल्कुल नीचे वाला हो गया। नॉर्मल हम नितल को अगर हटा दें तो हम वो समुद्र की तल की बात करें तो तल और नितल एकदम यहाँ साथ में मिला सकते हैं। तो कह रहे हो ना समुद्र सतह ये वाला स्तर, इसको हम कहेंगे सतह। तल यानी कि जो नीचा है, इसी को हम नितल भी कहते हैं। ओशन फील्ड सतह हो गई बेटा, ये सतह है। सतह और तल दोनों बोलते हैं ना, इसको सतह भी बोलते हैं और तल भी बोलते हैं। समुद्र तल और समुद्र सतह। और नितल यानी कि सतह से जो नीचे है वो है नितल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? नितल गहराई। अब ये जो ढाल दिख रही है ना, इस ढाल को कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। ये पूरा चित्र था, मुझे बनाना नहीं था, पर अब नहीं है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। अब जहाँ पर आपके महाद्वीप और महाद्वीपीय ढाल होने के बाद महाद्वीप क्या हो जाते हैं? यहाँ पर थोड़े से खत्म हो गए। ठीक है, महाद्वीप जहाँ खत्म हो रहे हैं और महाद्वीप जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर एक ट्रेंच का बनता है। कैसा बनता है? ट्रेंच, जिसको हम कहते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। इसको बोलेंगे आपका कैनियन। वो पॉइंट होता है जहाँ पर महाद्वीप की तल और महासागर का तल मिलता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका कैनियन। एक तरह से ये खाड़ी होती है। क्या होता है? थोड़ा सा गहरा हिस्सा होता है। अब इसके बाद जाते हैं वो अवेसल्स आ जाते हैं। अवेसल्स यानी कि समुद्रीय मैदान। ये समुद्री मैदान बहुत ज़्यादा गहरे, जो हमें बताई थी 4000 5000 मीटर और उससे भी नीचे की गहराई क्या हो जाएगी आपके मैदान। इसको अवेसल्स कहते हैं या महासागरीय मैदान। कलर चेंज कर दूँ ना? सांस चली गई। रेड सही रहेगा? ब्लैक ब्लैक तुम ही ये देख पाओगे, फिर मुझे लग रहा है और कोई नहीं देख पाएगा। अब ये जो महासागरीय मैदान है इससे भी नीचे होते हैं, इसको कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त, महासागरीय गर्त। लगभग इनकी गहराई तो जो भी अभी मान कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट है अभी पूरे समुद्र की हम खोज नहीं कर पाए हैं। समुद्र का लगभग 10% ही अभी हम अध्ययन कर पाए हैं। जो भी 10% अध्ययन ही कर पाए हैं उसी में हमने बताया है। तो अब तक का पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है वो क्या है आपका? मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है। एक्चुअल प्रशांत महासागर में, और नॉर्मली अगर छोटे सागर में पूछा जाएगा तो
फिलिपीन सागर में, फिलिपीन द्वीप के कहाँ आएगा? पूरब में आएगा। समझ गए? वहाँ पर क्या है इसकी अवस्थिति है। इसकी इतना गहरा कहते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 और 50। अब 50 हो गई है, ठीक है, 48 किताबों में है 50 हो गई है, तो उसको भी इसमें डुबाया जाएगा तो वो भी पूरा डूब जाएगा। तो इसकी जो गहराई मानी जा रही है वो 11,000 मीटर की मानी जाती है, लगभग इतनी है, ठीक है। तो ये जो आपके ये हो गए, ये क्या है आपके ट्रेंच यानी कि गहरापन। इसी में यही जो मैदान है यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे पर्वत भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे पर्वतों की अवसंरचना जैसा पृथ्वी पर आप देखते हो, पर्वत श्रृंखला, कटक और हिल्स, सेम चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? ये सागर में, महासागरों के निकल कर भी ऐसी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर कहीं कहीं आपको क्या मिलेंगे? पर्वत मिलेंगे, कहीं कहीं पर्वतों की श्रृंखला मिलेगी। ये जो मैंने बताया है वो कटक है, इसको कहते हैं महासागरीय कटक। तो ये सब चीजें किसमें आ रही हैं? आपके महासागर में। अब जो आपका निक्षेप में बता रही थी, जब नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने साथ कुछ भी है बहुत सारी चीजें लेके आती है ना, उन्हीं भूमिगत या भूमि जनित हमने अवशेषों को अलग अलग नाम से जानते हैं। और ये जब लाने का पॉइंट होगा, पहले ये समझ लो कैसे कैसे आ रहा है, उसके बाद मैं आपको थ्योरी पर ले जाऊंगी। प्रैक्टिकल समझ लो। मान लो नदियाँ फ्लो करके आ रही हैं और यहाँ पर आके गिर रही हैं, ठीक है, तो अपने साथ कई तरह से बजरी, कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे रेत, ये सब लेके आती हैं। तो आपको ये पता है जो बड़ी चीज होगी, बड़ी चीज यानी कि जो बजरी है या कंकड़ है या फ्लीट है, अभी धीरे धीरे उनकी कैटेगरी बताऊंगी, वो अधिकतर कहाँ पर आप यहाँ कर दिए जाएंगे, यहाँ पर आके निक्षेप, क्योंकि ये क्या होते हैं यहाँ पर आके फ्लो कैसा हो जाएगा नदियों का कम, और वहीं पर इसको छोड़ देंगे। इतना तीव्र वेग नहीं हुआ कि इसको आगे जाके इसको फ्लो कर पाए। जब सागरीय तरंग या नदियाँ आती हैं तो इनका क्या करती रहती हैं? अपक्षय करती हैं। अब जब इनका अपक्षय करती हैं तो अपक्षय के बाद इनका अपर्दन होता है, फिर इनके छोटे छोटे कण और आगे जाते हैं। मोटे कण कहाँ मिलेंगे आपको? महासागरीय मध्य तट में। उससे जो छोटे कण मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? महाद्वीप के ढाल पर। उससे ज़्यादा और बारीक जो कण मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? गहरे समुद्रों में। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ही नदियों का डिपॉजिट होता है तो बड़ी चीज़ें मध्य तट पर, उससे थोड़ी सी हल्की या फिर उससे थोड़ी छोटी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी आपको? सागरीय ढाल पर। उससे छोटी और छोटी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर। यहीं पर मैंने क्या बताया, अब एक चित्र जो आपको दिखाया था उस पर आ जाए क्या पहले? कहाँ गई पीडीएफ? ठीक है नहीं, हम कल आके सबसे पहले अपना फोल्डर बनाना है। अब ये भी मुझे सीखना ही पड़ेगा। हाँ, डिस्क चलेगी ना, देखो आई ना, टाइम अब हो गया क्या? जी नहीं, ऊपर तो कल भी तुम लोगों ने आधा ही पढ़ाने दिया मैम, टाइम हो गया है। बच्चे आ रहे बच्चे तो आ ही जाएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी पता है। अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वो जगह है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आराम से आ रहा है, जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे आओगे 200 फीट के नीचे, फिर आपको ऐसे जलीय जीव जंतु पाए जाएंगे जिनको पानी की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ देख रहे हो ये आपका क्या बन रहा है? स्लोप। कौन सा स्लोप बन रहा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद फिर क्या है? ये कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज वही जहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके? कैनियन बन रहे हैं। उसके बाद ये आपका ओशियन आ गया, ओशियन का मैदान, और ये आपका बेसिन यानी कि ट्रेंच। ये ऐसे घर जहाँ पर आगे क्या नहीं मिलते? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। अब यहाँ पर जीव बताए गए हैं, देखो कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा कार्टून नुमा बनाया गया है। तो जो स्टार जैसे है वो सबसे नीचे मिल रही है, उससे नीचे जाओगे तो आपको ये उसको क्या स्नेल कहते हैं, स्नेल आपका मिल रहा है यहाँ पर। और ये कौन सा है? ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ मिल रहा है आपके 4000 मीटर के आसपास मिल रहा है। ये कौन सी मछली है? एक रेडियन मछली। जितनी जितनी गहरे नीचे पर जाओगे आपको ऐसे जंगली जीव मिलेंगे। आंखें नहीं होती हैं बड़ी। आंखें क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं है। आंखों की जरूरत कब होगी? जब प्रकाश होगा। चीज तो हम तभी देखेंगे जब उनके दिन में जिंदगी में ही अंधेरा है, तो उनको आंखें लेके क्या करेंगे? यानी कि समुद्र के अंदर ही अंधेरा है तो बेचारे आंखें लेके क्या करेंगे? क्योंकि आंखें नहीं होती हैं। तो अच्छा, ऐसे लोग फिर ये शिकार कर कैसे करते हैं अपना? ये क्या तरंग छोड़ते हैं। जहाँ तरंगे टकराए वो पता चल जाता है उनको कि यहाँ पर क्या है, आपका शिकार ही है, आपको उसको अटैक करके खाना है। और ये लोग चमकीले, मतलब जैसे आपका रेडियम देखा हुआ ना, रात में चमकता है, तो ये स्वतः ही दिन भर चमकते रहते हैं। दिन भर चमकते रहते हैं मतलब समुद्र में अंधेरा होता है तो ये चमकन मतलब उसमें चमक रहती है। क्लियर हो गया? ऊपर जो हम लोगों की नॉर्मल शार्क है, टर्टल है, जो आपको मिलता है समुद्र में, ये आपके यहाँ वाले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास घूमते फिरते मिल जाते हैं। ये भैया टच करिए तीसरे वाले कहाँ तीसरा वाला? अच्छा, ये कभी कुछ ऐसे देख लो, ये तो बताया था सेम वही चीज है। अब ये इतने सारे जीव हैं तो ये मरेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। तो यही समुद्र में जो गए यही इनके अवशेष हो गए हैं। अभी ये चीज बताएंगे ना, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम है, मानव की बॉडी में कैल्शियम है, आयरन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे गुण पाए जाते हैं। और अगर हम देखा जाए तो हमारी बॉडी सबसे ज्यादा कौन सी उससे बनी है? कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाएगा हमारी बॉडी में। हड्डियां है ना, हड्डियां किससे निर्मित हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट से। ऐसे ये जीव हैं, ये भी किससे निर्मित हैं? कैल्शियम से, फॉस्फेट से, सोडियम से, इनसे निर्मित है। सिलिका में होगा तो इनकी क्या है? अलग अलग मात्रा है। अलग अलग मात्रा इन्हीं जीवों की होगी और अलग अलग मात्रा ऐसे ही पौधों की होगी। ठीक है, तो उनके आधार पर जिसके बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाएगा उनको अलग कैटेगराइज करा जाएगा। जिनकी बॉडी सिलिका मतलब सिलिका तत्व ज्यादा पाया जाएगा उनको अलग से कैटेगराइज करा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर थे डिपोजिशन पर। क्यों भैया प्रेजेंट नहीं लगेगी? लग गई तो धोखा दिया। ये धोखा देना है। वो बात बाद में करना। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल से नहीं बैठा। पहले क्या देखना? अरे तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे आपसे। 21 7 मिनट रह गए बस। 7 मिनट में टॉपिक हो जाएगा? नहीं कौन सा है? अरे अब तो टॉपिक शुरू हुआ है, नहीं हो पाएगा। शुरू ही हो पाएगा। खत्म होने की बात तो सिर्फ टॉपिक का क्या करूँगी, हाँ 1% ही होगा। पर मैं थोड़ा सा कल मैंने क्लास 10 मिनट पहले छोड़ दी थी तो आज वो 10 मिनट लूंगी। तो कम से कम 10 मिनट 5 से मैंने 2 पे छोड़ा है। 2 पे छोड़ा, पर मेरी कल 1 घंटा 14 मिनट की हुई थी क्योंकि कल क्लास लेट स्टार्ट हुई थी सारी सुबह से। मिजान से नहीं मैंने देखी थी। किसने चश्मा लगाया था? चलो अब बात मत करो, समझ लो कौन कह रहा है बर्तन भगवान? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। कौन है कासिम? अच्छा, बात कर रहे हैं हमारे शैल जनित चट्टानें, ठीक है, या भूमि जनित अवसाद या पठार। पानी लेके ये सब नीट वाले ऐसे कलर अच्छा नहीं है? कौन सा कलर? येलो ले पानी लें? भरने आए हैं। व्हाइट ले ले रहे हैं। व्हाइट ठीक टेक्नोलॉजी कितना सतर्क करती है ना मैम। मोटा करिए मैम, पतला करिए। और जो पहले स्केच होते थे उनसे जैसे चाहो वैसे ही लिख लो। तो अब हम यहाँ बात करेंगे जो नदियाँ अब अच्छे अपरदन से तो क्या ला रही हैं? अवसाद ला रही हैं।
उन नक्सालों को समुद्र में ले जाते हैं। तो उनको जो हमने बांटा है, उनको जो हमने कैटेगराइज करा है, उनके साइज के आधार पर करा है। ठीक है, ये भी नीट कर इसको बोलते हैं तुम पीछे रहे हो। ग्रैबल। सबसे बड़ा हिंदी में बोलेंगे मैं भी बजरी। बजरी सुन रखे होंगे, आपको जैसे सुने सुने नाम याद आ रहे होंगे ना कि हाँ सुना है, बजरी सुन रखा है। बजरी के बाद आपका रेत सुन रखा है। रेत को क्या कहेंगे? सैंड। सैंड के बाद आपका सिल्ट। सिल्ट नहीं, सिल्ट। सिल्ट के बाद आपका मृतिका, जिसको कहते हैं क्ले। क्ले मिट्टी, वही जिससे हम खेलते हैं। हाँ वही जो आजकल बच्चे आ रहे हैं क्ले खेलने वाले। बच्चे मंगवाते हैं भैया क्ले लेके आओ, मेरे को ये चीजें बनानी है, उसके साथ वो अलग अलग सा शेप दे देते हैं, कभी स्टार, कभी फेस, कभी गुड्डा, ये सब चीजें। ठीक है, नृत्य के बाद आता है आपके पंख। बच्चे आ रहे हैं इसको कहते हैं मड। ऑनलाइन प्रोडक्ट। बेटा शांत हो जाओ, सुन लो। सबसे बड़े साइज में ग्रेबल। ग्रेबल यानी कि बजरी। जो मैंने अभी डिपॉजिट का टाइप बताया था ना, ये चीजें जब आप समुद्र किनारे जाओगे तो आपको बजरियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बजरियां। तभी अब आपने सुना देखा होगा शंख भी मिलते हैं, सिप्पियां भी मिलती हैं। तो ये सब क्या है? ये जंगली जीव। बार मैं समुद्री जीव को जंगली जीव कहूंगी तो भूल मत जाना, बोल देना मैं समुद्री जीव है। तो ये जो समुद्री जीव होते हैं इनके अंदर रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका वहीं स्वतः ही विखंडन हो जाता है और फिर ये चीजें समुद्र की लहरों के साथ क्या आ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं और वहाँ पर दफन हो जाती हैं। और नदियाँ उनके साथ लाती है, अर्थात उनको वहीं पर क्या कर देती है? दफन कर देती हैं। तो आपके ये ग्रेबल के साइज के अनुसार इनको बांटा गया है। कोई बताएगा मुझे? अगर इनका साइज, ग्रेबल का साइज किसी को पता है तो? 2 मिलीमीटर से कितने मिलीमीटर तक है? 2 मिलीमीटर से 256 mm लिखो, मिलीमीटर व्यास वाले जितने भी क्या होंगे, अवसाद होंगे, उनको हम किस में लिखेंगे? ग्रेबल में लिखेंगे। अब हम एक न्यू पेज ले लें। ये सारी पीडीएफ में बना के लाई थी और मुझे कुछ नहीं करना था, आज आपको बस ऐसे दिखाना था और दिखा के फटाफट ऐसे हो रही, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सोचा कि टॉपिक आज खत्म करना है तो ऐसे ही बता दूंगी, क्योंकि अब क्या है पीडीएफ शायद ये वाली मिल भी गई है? अरे इसमें अभी थी। चलो तो हमारे जो ग्रेबल है, देखो ये चीज़ नोट कर लेना पेपर में। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए आपका ले आते हैं। मैथ्स बड़वाल जैसे बुक में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ा हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो हिंदी की है। इंग्लिश में नाम थोड़े से आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, साइज के आधार पर पहला है गोलास्म। सबसे पहला है आपका गोलास्म, हिंदी में लिख लो। हाँ, ये ग्रेबल के प्रकार हैं। ग्रेबल के क्या है? 2 से 256 mm व्यास वाले, इनको क्या कह रहे हैं? इसका पहला साइज है जो सबसे बड़ा होगा। अब इसमें सबसे बड़ा साइज क्या है आपका? है 256। तो 256 प्लस क्योंकि एकदम हमने एक्चुअल की क्या कैटेगराइज नहीं करा है, इससे बड़ा भी तो मिल सकता है। इससे जो बड़ा इतना या इससे बड़ा साइज मिलेगा वो हम किसमें लिखेंगे? गोलास्म में। अब इससे छोटा एक साइज आएगा गोलास्मिका। इनके इंग्लिश में नाम देख लेना, अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। 256 से 63 mm मिलीमीटर व्यास कौन सी कैटेगरी में रखा है? गोलास्मिका में। इसके बाद आएगा आपका गुटिका। गुटिके छोटे छोटे ऐसे समझ लो गुटिका। ठीक है, इसका जो साइज है, रुको
रन लिखिए होता नहीं। हाँ ये 64 है और यहाँ आधे से तो ज़्यादा ये टाइम बर्बाद करता है। 63 ठीक है, 63 से आपका 4 ये तो लगे यार ठीक है। इसके बाद है नीट में एडमिशन लेना पड़ेगा। कड़िका। कड़िका का साइज है आपका 2 से 3 mm मिलीमीटर व्यास। साइज नोट कर लो। कर लीजिए। अब ये जो ग्रेवल है इनका निक्षेप कहाँ होगा? महा द्वीपीय मग्न तट में। अभी नहीं चले ये जो मैंने अपने टॉपिक लिखवाया है ना पहले पेज पर, ले जाओ। ये पूरा पढ़ाना है। उसके बाद आपकी छुट्टी कर दूंगी। ऑनलाइन हमसे क्लास रेट सुन रखा है, ज़्यादा नहीं है, बस रेट को डिफाइन करना है, बाकी सेट में रख दो और ये इसी में आ जाएंगे। मैम जब मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो याद भी नहीं होगा कुछ। क्या कह रहे हो? मन नहीं लगेगा तो समझ में भी नहीं आएगा। मन नहीं लगेगा, देखो मन तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल पॉइंट की बात ठीक है, जिस पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ यही पेपर नहीं, जो भी पेपर पढ़ रहे हो आपको 10 से 15 घंटे पढ़ाई करनी ही है। तो अपना दिमाग इसमें रखो कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। जब तक आप इतना नहीं ले पाओगे ना 10 से 15 घंटे सोचो ये बात कि कुछ निकल जाएगा। कुछ यूपीएससी की बात ही नहीं करी मैंने, कुछ की बात करी है, क्योंकि आप वन डे एग्जाम है ना, वो भी आप ऐसे नहीं आ रहे। हम बात करते हैं रेट की। रेट का साइज इससे कम ही होगा ना, इससे कम होगा ना, इससे कम कितना हो सकता है? भाई कौन होते हैं? हाँ 1 mm से 160 मिलीमीटर। हाँ 1/60 लिखा है ये, जो ऐसे बनाया अपॉन में 1/60 mm व्यास वाले। अब इनको भी इनके साइज के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसको बता दें तुम लोग इतना। अब सोचो मैं कैसे पढ़ के आई हूँ, जबकि टाइम बचाने के लिए पूरा PDF लाई थी। किसने कहा? लांची तुम यही बात कहते हो, तुम विश्वास नहीं मानोगी। यहाँ पढ़ाने लगी हूँ, मेरा दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, जो मेरा लंच का टाइम है वो 1 बजे है। और उसके बाद अगर वो टाइम मिस हो जाता है तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें मत सोचो कि मैम आप खा के आई हो इसलिए आप बोल रहे हो, जबकि आप ज़्यादा एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है इसमें, है ना। ये बात है, सुबह से आप पढ़ रहे हो तो बोर हो जाते होंगे, पर पढ़ना है तो बेटा ध्यान लगाना होगा। सुनो, अगर ये प्राइवेट संस्था में जाते ना जहाँ 30 से 40 या 45 हज़ार दे रहे होते, वहाँ आके पढ़ते। चलो रेट की बात करते हैं। इसका शायद बहुत आराम से स्टार्ट हो जाएगा। जाने वाले चले गए हैं उनको मत देखो, जो रह गए हैं उनको देखो। पहला है रेट। एक क्या होगी? अत्यधिक मोटी। जिसको जाना है वो जाए, वैसे बस 5 मिनट की रह गई, 5 मिनट बैठना है तो बैठ जाओ। और सिंपल है, इसको याद करना। जो अत्यधिक मोटी है, सबसे कम साइज लिया था मैंने 1 का, 1 mm व्यास वाला। ठीक है, अत्यधिक यानी कि सबसे ज्यादा मोटी होगी। इसके बाद जो होगी वो मोटी की कैटेगरी में आएगी। जैसे आपने साइज देखते हो ना, XL, XXL, S, L, M, ये वाले साइज है ना, आदमी को देख के ही तो बनाए गए। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिट XL, फिट XXL, फिट XXL। भगवान न करे कोई इतना मोटा हो कि 4-5 XL आने लगे, है ना। ये अभी तो डबल या ट्रिपल XL मिल रहा है, 6-7 XL आने लगेंगे तो सोचो आदमी का क्या हाल होगा। तो हमने क्या करा है, इनको इन्हीं के साइज के अकॉर्डिंग कर दिया है। अत्यधिक मोटी का साइज क्या होगा? 1 mm व्यास। उसके बाद जो मोटी होगी, बस इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 0.5 mm व्यास वाली मिलेगी आपको इसमें। और फिर होगी एक मध्यम मोटी। मोटी तो होगी, मध्यम जिसको कहते हैं मीडियम साइज, हल्की मोटी होगी, मध्यम मोटी। अब ये मध्यम मोटी का साइज क्या होगा? बस
0.25 mm क्या होगी आपकी मध्यम मोटी। मध्यम मोटी के बाद फिर आपका आता है कौन सी आ जाएगी पतली यानी कि बारीक। पतली मत पढ़ लेना, बारीक। बारीक किसी को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 125 mm व्यास वाले। इसके बाद अत्यधिक बारीक। इसको फिर से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.225 mm। और ये सब क्या है व्यास। मृतिका और किले, ये दोनों चीजें कहाँ पाई जा रही है महासागरीय मग्न वो महाद्वीप के मग्न तट में। ठीक है, सिंध का क्या होगा 160 पर आना 1/70 से 1/256 mm व्यास। ये किस में आ जाएगा आपका सिल्ड में आ जाएगा। मृतिका का व्यास होगा 1/8912। इसको थोड़ा सा देख लेना 8912 यही है mm व्यास। ये किसका है आपका मृतिका का। पंख हिस्से में क्या होते हैं पतले होते हैं मेनली मृतिका। और जो पंख का निक्षेप होता है वो कहाँ होता है आपके महासागरीय मैदान में यानी कि वेसल्स में। ठीक, पंख आज नहीं बताऊंगी आपको। पंख के अंदर इसके रंग के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड करा है क्योंकि पंख यानी कि फ्रेश माइंड से समझना होगा। क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बनेंगे, ये मैंने इसलिए बता दिया। बाई चांस स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन आने लगे, स्टेटमेंट में आपका साइज पूछ लिया जाएगा। अब आपको साइज नहीं पता होगा तो पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा।